नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राजस्थान के राज्यपाल ने सचिन पायलट और 2 अन्य मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। गोविंद डोटासरा को राज्य कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत और चीन की सेनाओं के वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटने पर दूसरे चरण की कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशूल में संपन्न हुई। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण बृहस्पतिवार से 31 जुलाई तक पूर्णबंदी लगाई जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अलग अलग कक्षाओं के लिए समय सीमा की सिफारिश की। और भारतीय रेलवे ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में बिना हाथ लगाए चलने वाले उपकरणों के साथ नए रेल कोच बनाए। समाचार संध्या में अपने सहयोगी वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। राजस्थान में राजनीतिक संकट बरकरार है। राज्य मंत्रिमंडल से सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को हटाने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वीकार कर लिया है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से तथा विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन मंत्री और रमेश मीणा को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के पद से हटाया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उनका जो रवैया रहा है 6 महीने से, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। जो माहौल है आज जिस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। पार्टी तोड़ना संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत वो भी लिखा हुआ है। एंटी डिफेक्शन बिल है कि अगर 2 तेज होते हैं तो जाके आप पार्टी तोड़ सकते। 20 लोगों ने पार्टी नहीं तोड़ती है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस इकाई में राजनीतिक संकट तब और गहरा गया जब सचिन पायलट को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनकी जगह गोविंद डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज दोपहर जयपुर में पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद ये घोषणा की। दूसरी ओर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता राजस्थान में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। जयपुर में आज भाजपा के इन नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में बैठक की, जिसके बाद विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार बहुमत खो चुकी है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। हमने तो दूर खड़े रहकर के सारा दृश्य देखा है कि हम ये जो आपस में जो लड़ाई है इसके परिणाम से क्या बनता है। मैं सोचता हूं कि जो परिणाम आना था वो आ गया। अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, मैं और मेरी पार्टी के सब प्रमुख लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। इस बीच सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और भरतपुर सहित राज्य के कुछ जिलों में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। एक रिपोर्ट। 200 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 101 सीटों का है। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 101 सीटें ही मिली थी। बसपा के सभी 6 सदस्यों का विलय होने के बाद कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या 107 हो गई थी। सचिन पायलट के साथ लगभग 20 विधायक बगावत पर हैं। गहलोत सरकार को लगभग 10 निर्दलीय, 1 आरएलडी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1 विधायक का समर्थन प्राप्त है। इन्हीं विधायकों का रुख सरकार का भविष्य तय करेगा। ऐसे में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार में निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को जगह दी जा सकती है। साथ ही कई विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां दिए जाने की भी संभावना है। लेकिन भाजपा का कहना है कि पहले मुख्यमंत्री सदन में बहुमत साबित करें, इसके बाद ही उन्हें कैबिनेट का विस्तार करने का हक है। उधर राजनीतिक हलकों में अब इस बात की चर्चा है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने के मामले में तेजी से प्रगति हो रही है और संक्रमित लोगों के मुकाबले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1.8 गुना ज्यादा है। देश में कुल 5,71,460 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 63% से अधिक हो गई है। फिलहाल देश में 3,11,565 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत में प्रति 10 लाख पर 657 संक्रमित मामले हैं, जबकि विश्व स्तर पर यह औसत 1,638 है। ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम केसेस पर मिलियन देखें
किसी भी देश की जनसंख्या में जो कुल कोरोना के केसेस हैं, कोविड-19 के केसेस हैं, वो प्रति मिलियन पॉपुलेशन कितने हैं, तो भारत में ये 657 है, 657 है। और आप देखेंगे कि हम दुनिया के उन देशों में से हैं जहां केसेस पर मिलियन सबसे कम संख्या में हैं। भारत की तुलना में कुछ अन्य देश जो इसमें दिखाए गए हैं, वहां 7 टाइम या 14 टाइम यानी 7 टाइम्स और 14 टाइम्स ज्यादा केसेस हैं पर मिलियन। अगर आप मृत्यु देखें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन देखें, तो वहां भी भारत में डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन कोरोना से होने वाली मृत्यु बहुत कम है, 17.2 प्रति मिलियन है। मंत्रालय ने कहा है कि नए मामले सामने आने की रफ्तार में कमी आ रही है और अब ये 3.34% है। मार्च में ये दर लगभग 31% थी। मंत्रालय ने कहा है कि देश में संक्रमण से मृत्यु दर घटकर 2.61% रह गई है। एक रिपोर्ट। ऐसे 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत 63.02% की तुलना में बेहतर है। ठीक होने की दर के मामले में शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, जहां ये दर 75% से ऊपर है। कुल कोविड-19 मामलों में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा 86% है और इसका 50% अकेले महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आया है। सरकार ने कहा है कि इस संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए देश में पर्याप्त परीक्षण किए जा रहे हैं। देश में 22 राज्य ऐसे हैं जो हर दिन 140 परीक्षण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर कर रहे हैं। देश में हर दिन कुल 201 परीक्षण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर किए जा रहे हैं। परीक्षण को बढ़ाने के लिए लैबों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और 1400 से अधिक प्रयोगशालाएं देश में कोविड-19 परीक्षण कर रही हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मंत्रालय ने राज्यों को कंटेनमेंट क्षेत्र में परीक्षण और इलाज पर ध्यान देने को कहा है। मंत्रालय ने कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की कीमतों पर राज्य सरकारों को नजर रखने को भी कहा है। राज्य सरकारों को दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का परामर्श दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में सीरो सर्वेक्षण किया गया और 26 जून से 5 जुलाई तक 22,800 लोगों के रक्त नमूने लिए गए हैं। इस संबंध में जल्द ही एक रिपोर्ट जारी की जाएगी। बिहार में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए इस महीने की 16 तारीख से 31 जुलाई तक 16 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला राज्य में पिछले 3 सप्ताह के दौरान कोविड-19 के संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी और सार्वजनिक कार्यालय बंद रहेंगे। सभी शैक्षिक संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यालय काम करेंगे। सभी पूजा स्थल और धार्मिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी। लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक वाहनों के परिचालन के अलावा रेल और हवाई सेवा को लॉकडाउन से छूट रहेगी। निर्माण संबंधी गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है और इससे संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह कृषि कार्य और संबंधित दुकानों को भी लॉकडाउन से छूट मिलेगी। इस बीच राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 18,853 हो गई है। 13,019 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 5,690 मरीज का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना के कारण अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर घटकर 69% हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इंदौर जिले में अब किसी भी तरह की पिकनिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने एक आदेश में कहा कि अगले आदेश तक जिले के सभी पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को संबंधित कानूनों के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। इंदौर में दरअसल मानसून की शुरुआत के साथ ही पाताल पानी, चोरल और कालाकुंड जैसे लोकप्रिय पिकनिक स्थलों पर बड़ी भीड़ जमा हो रही है। अधिकारियों ने कहा कि यह भी देखा गया है कि कुछ लोग घरों और फार्म हाउसों पर भी सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही हर रविवार को राज्य भर में पूर्ण रूप से तालाबंदी की घोषणा की है। इंदौर कलेक्टर ने अपने आदेश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।
इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रवीण जड़िया ने बताया कि 92 नए मामलों के साथ ही इंदौर जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब बढ़कर 5,352 हो गई है। यहां अब तक वायरल संक्रमण के कारण कुल 269 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,017 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के दूसरे प्लाज्मा बैंक का लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में उद्घाटन किया। राजधानी का पहला प्लाज्मा बैंक लीवर और बिलियरी विज्ञान संस्थान में इस महीने की 2 तारीख को शुरू किया गया था। कोविड से ठीक हुए व्यक्ति 14 दिनों के बाद प्लाज्मा दान कर सकते हैं, बशर्ते कि वे 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के हों और उनका वजन 50 किलोग्राम से अधिक हो। जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमण के मामले बढ़कर 10,827 हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना से 194 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में और एक दिन की 314 पॉजिटिव मामलों की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की संख्या अब बढ़कर 10,827 तक पहुंच गई है। 314 ताजा पॉजिटिव मामलों में से श्रीनगर जिले में सबसे अधिक 101 मामले सामने आए हैं और पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या को श्रीनगर में 1,236 तक पहुंचा दिया है। यद्यपि प्रशासन द्वारा श्रीनगर में 88 कंटेनमेंट जोन्स में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, फिर भी जिम्मेदारी आम नागरिकों पर है कि वो कितना दिशा निर्देशों और मानदंडों का अनुपालन करते हैं, ताकि इस महामारी के प्रकोप से पूरी तरह से निजात मिल सके। आकाशवाणी श्रीनगर से मैं सुनील कौल। मेघालय में ईस्ट खासी पर्वतीय जिले के शिलोंग शहर में लागू 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया नहीं जाएगा और ये कल सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री प्रिस्टोन तनसांग ने कहा कि इस लॉकडाउन से गुवाहाटी के ग्रीनवुड रिजॉर्ट में आयोजित एक शादी समारोह में भाग लेने वाले लोगों के संपर्कों का पता लगाने में मदद मिली है। अब तक ऐसे संपर्क वाले 198 लोगों का पता लगाया जा चुका है। नागालैंड में आज कोविड-19 के 33 नए मामले आने के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 878 हो गई है। आज कोविड-19 के जिन 33 मामलों का पता चला है, राज्य में कोविड-19 के 538 सक्रिय मामले हैं। इस बीच 340 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। दक्षिणी रेलवे ने तमिलनाडु में इस महीने के अंत तक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन स्थगित कर दिया है। ये निर्णय राज्य सरकार के अनुरोध पर लिया गया है। इस बीच कोविड-19 के आज 4,526 मामलों की पुष्टि होने के बाद राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 1,47,000 हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रोफेसर और श्वास संबंधी रोग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर तन्मय तालुकदार इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 के बहुत कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राजस्थान के राज्यपाल ने सचिन पायलट और 2 अन्य मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। गोविंद डोटासरा को राज्य कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत और चीन की सेनाओं के वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटने के दूसरे चरण के चौथे दौर की कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशूल में संपन्न हुई। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण बृहस्पतिवार से 31 जुलाई तक पूर्णबंदी लगाई जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अलग अलग कक्षाओं के लिए समय सीमा की सिफारिश की। भारतीय रेलवे ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में बिना हाथ लगाए चलने वाले उपकरणों के साथ नए रेल कोच बनाए। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के दूसरे चरण का चौथा दौर आज पूर्वी लद्दाख में चुशूल सीमा चौकी पर संपन्न हुआ। ये बातचीत भारतीय सीमा में भारत के आमंत्रण पर 11:30 बजे शुरू हुई। ये बैठक 30 जून को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग ई की 5 जुलाई को हुई बैठक के आलोक में हुई। बातचीत की शुरुआत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना को हटाने के दूसरे चरण से शुरू हुई। जेओसी ऑफ फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने चुशूल में चीन के दक्षिण शिनजियांग सैन्य प्रांत के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का स्वागत किया। बातचीत मुख्य रूप से पिछली बैठकों में किए गए समझौतों को लागू करने पर केंद्रित रही। सरकार ने कोविड महामारी के बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता के दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया गया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45 मिनट के 2 सत्र से ज्यादा नहीं होंगे। इसमें छात्रों के समग्र मानसिक विकास पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45 मिनट के अधिकतम 4 सत्र निर्धारित किए गए हैं। श्री पोखरियाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय बंद करने पड़े हैं, जिसका असर देश के 24 करोड़ से ज्यादा बच्चों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञाता दिशा निर्देश वैसे बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं जो घरों में रहकर पढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये दिशा निर्देश डिजिटल शिक्षा मार्ग प्रशस्त करेंगे और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस बीच श्री निशंक ने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 10वीं कक्षा के परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। श्री निशंक ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। कल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे। केंद्र सरकार उद्योगों और औद्योगिक विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए उपलब्ध भूमि की मैपिंग और आवंटन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था पर तेजी से काम कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर निर्यातकों के प्रतिनिधियों से बातचीत में कहा कि सरकार एलईडी टेलीविजन और सीसीटीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उपाय तलाश रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में सेमीकंडक्टर के संयंत्र लगाने की इच्छुक है। श्री गोयल ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं से जुड़े निर्यात डेटा इकट्ठा करने के लिए उनका मंत्रालय एक फ्रेमवर्क तैयार करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने उद्योगों से कहा कि वे एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें जहां जांच प्रयोगशालाएं, सामान्य सेवा केंद्र और औद्योगिक इकाइयों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा एक ही जगह मौजूद हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश में आर्थिक सुधार जारी हैं। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक सुधारों पर लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। वित्त मंत्री ने लिखा है कि 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 39 करोड़ से अधिक गरीब लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 10 करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान योजना से लाभान्वित हुए हैं और सीधे उनके खातों में नकदी हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों की बाजार तक पहुंच महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इसके लिए किसानों के उत्पाद को अंतर्राज्यीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों द्वारा अब तक 2,95,000 टन खाद्यान्न उठाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जुलाई से नवंबर तक राज्यों को कुल 203 लाख टन खाद्यान्न दिए जाने हैं। श्री पासवान ने कहा कि 2020-21 के रबी मौसम में किसानों से गेहूं और धान की खरीद तय लक्ष्य के अनुरूप की जा रही है।
उन्होंने कहा कि एफसीआई इस महीने की 13 तारीख तक किसानों से 389.71 लाख टन गेहूं खरीद चुका है। इसके अलावा 128.85 लाख टन धान की खरीद की गई है। इसके साथ ही 2019-20 के रबी मौसम में अब तक कुल 750.16 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज हरियाणा की 11 आर्थिक गलियारा परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया, जिन पर 20,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा, दिल्ली अमृतसर कटरा जो हाईवे बन रहा है, जो जींद से जाने वाला है, वो भी हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी होगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में हम लोग बहुत बड़े प्रमाण पर लैंड एक्विजिशन के पैसे दे रहे हैं। आज के कोविड-19 की स्थिति में हमारे हाथ में इतने बड़े प्रमाण पर पैसा उपलब्ध होना, ये हरियाणा की इकोनॉमी को गतिशील करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित नीति आयोग की सलाहकार संयुक्ता समददर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि भारत का राष्ट्रीय प्रतिबद्ध योगदान हमेशा उत्कृष्ट रहा है और देश पहले नहीं तो 2030 तक ये लक्ष्य हासिल कर लेगा। Our commitment of the nationally determined contributions are always on track, and if not by 2030, we are able to achieve them way in advance. Apart from this, apart from the gigantic strides that India has made, I must say that India stands today third in renewable power, fourth in wind power, and fifth in solar power. And the jump has been of almost like say 75% of increase in renewable, in the installed capacity of renewable energy in the last 4 years. संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2020 पर भारत की ऐच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के बारे में ये पूरी चर्चा आज रात 9:15 से स्पॉटलाइट कार्यक्रम में FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुनी जा सकती है। भारत यूरोपीय संघ की 15वीं बैठक कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिचेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन करेगी। बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार और निवेश तथा आर्थिक सहयोग की समीक्षा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी और समसामयिक आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। कोविड महामारी के बीच हो रहे भारत और यूरोपीय संघ की यह 15वीं शिखर सम्मेलन अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों ही पक्षों के बीच पहली शिखर वार्ता सन 2000 में हुई थी। विश्व के बदलते परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय संघ द्वारा भारत के साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से भी यह शिखर सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां एक ओर यूरोपीय संघ भारत जैसे मजबूत देश के साथ अत्यधिक प्रभावी साझेदारी पर बल दे रहा है, वहीं भारत सुरक्षा, व्यापार और कोरोना महामारी से निपटने के लिए दोनों ही पक्षों के बीच साझेदारी जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा पर बल दे रहा है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। भारतीय रेल ने कोविड महामारी के बाद इस्तेमाल में लाए जाने वाले विशेष तरह के रेल डिब्बे बनाए हैं। इन डिब्बों में बिना हाथ लगाए चलने वाले उपकरण, तांबे की परत वाले हैंडरेल और लैचेस, प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड की परत लगे उपकरण लगाए गए हैं। ये व्यवस्था यात्रियों को कोविड के संक्रमण से बचाने के लिए की गई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये विशेष रेल डिब्बे कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री में डिजाइन किए गए हैं। इनमें पैर से चलाए जा सकने वाले नल और सॉप डिस्पेंसर, शौचालय में पैर से खोले जा सकने वाले दरवाजे, पैर से चलाए जा सकने वाले फ्लश वॉल्व और पैर से चलने वाले नल लगे वॉश बेसिन शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार रेलवे ने कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कई कदम उठाए हैं। इन रेल डिब्बों के एसी डक्ट में
प्लाज्मा एयर वाले उपकरण लगाने की व्यवस्था की गई है। इससे वातानुकूलित डिब्बों के भीतर की हवा और सतह को संक्रमण मुक्त रखा जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेगरी एंड्रयू हंट के साथ कोविड-19 महामारी के प्रबंधन समेत स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का क्षेत्र भारत में तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है और अगले 10 साल में इसका कुल कारोबार $275 अरब हो जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी भी उथल पुथल से प्रभावित हुए बिना इस क्षेत्र की मांग आर्थिक वृद्धि के केंद्र में रहेगी। भारत में अनुसंधान और विकास तथा चिकित्सा पर्यटन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत की परंपरागत आयुर्वेद और योग जैसी पद्धति ऑस्ट्रेलिया में मोटापे और संबंधित बीमारियों से निपटने में सहायता कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे की बात की। दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों ने स्वास्थ्य और अन्य साझा हितों के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 661 अंक लुढ़ककर 36,033 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 195 अंक गिरकर 10,660 पर आ गया। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतिस्पर्धा के विजेताओं के नाम घोषित कर दिए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा की घोषणा की शुरुआत 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की थी। इस स्पर्धा में 6 श्रेणियां हैं। पेशेवर श्रेणी में अश्वत्थ हेगड़े और रजनी गहलोत को प्रथम विजेता घोषित किया गया है। वैक्स श्रेणी में राजपाल सिंह आर्या और शैली प्रसाद प्रथम रहे। प्रणय शर्मा और नव्या FH ने युवा श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मंत्रालय ने बताया कि भारत से कुल 35,141 प्रविष्टियां प्राप्त हुई और विदेशों से लगभग 2,000 प्रविष्टियां आई। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 59 हो गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार आज 9 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में कई नदियां उफान पर हैं। 28 जिलों में करीब 33 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 45,000 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली पर आयोजित एक वेबिनार के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस वेबिनार का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने नई दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग के सहयोग से किया। श्री राय ने कहा कि सरकारी विभागों और संस्थानों के प्रयासों से आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली के जोखिमों को कम किया गया है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 तथा अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उधर चेन्नई में शाम या रात को गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 26 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में तापमान 26 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, हालांकि दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में आसमान साफ रहेगा, हालांकि दोपहर और शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से लवलीन निगम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान के राज्यपाल ने सचिन पायलट और 2 अन्य मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। गोविंद डोटासरा को राज्य कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत और चीन की सेनाओं के वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटने पर दूसरे चरण के चौथे दौर की कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशूल में संपन्न हुई। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण बृहस्पतिवार से 31 जुलाई तक पूर्णबंदी लगाई जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अलग अलग कक्षाओं के लिए समय सीमा की सिफारिश की गई। और भारतीय रेलवे ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में बिना हाथ लगाए चलाने वाले उपकरणों के साथ
नए रेल कोच बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।